नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर वहाँ पर संस्कृत अड्डा नाम से हमारे चैनल को सर्च कीजिएगा और ज्वाइन कीजिएगा, तो वहाँ पर अभी तक की जितनी PDF है वो सभी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में जो है इनके आने की संभावना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर दोस्तों आप वीडियो को स्किप करते हैं तो इससे जो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए स्किप मत कीजिएगा और हमारे साथ जो अंत तक बने रहिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक शिक्षार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्या को देखते हैं। तो एक जो शिक्षक होता है ये शिक्षार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकता है यदि वह उनकी समस्या को किस प्रकार से देखेगा। आलोचनात्मक दृष्टिकोण से, वृत्तिक दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण से या नैतिक धारणा से। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, नैतिक धारणा से। शिक्षक जो शिक्षार्थियों के मानसिक तनाव को कम कर सकता है, उनसे तनाव से बचा सकता है यदि उनकी जो नैतिक धारणा से उनकी समस्या को देखे। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का जो प्रथम स्तर है, इस पर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर की कौन सी अवस्था है। तो जो लॉरेंस कोलबर्ग जो मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार जो है नैतिकता के स्तर की कौन सी अवस्था है। ऑप्शन हमारे सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता, साधनात्मक और सापेक्षवादी उन्मुखता, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता या उत्तम लड़का अथवा लड़की बनने की उन्मुखता। तो जो लॉरेंस कोलबर्ग जो एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था उसका जो प्रथम स्तर है, इसमें जो ये पूरी रूढ़िगत जो है नैतिकता के स्तर का जो अवस्था मानी गई है, ये मानी गई है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जब अध्यापक प्रथम बार कक्ष में प्रवेश करे तो उसे किस बात का जो ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन हमारे विद्यालय भवन के बारे में, विद्यालय के प्रधान अध्यापक के बारे में, पाठ्य पुस्तक के बारे में या अपने एवं छात्रों के बारे में। तो जब एक जो अध्यापक है ये जो कक्षा है उसमें प्रवेश करता है तो उसे जो है किस बात की जो है सर्वप्रथम ध्यान देना चाहिए। तो क्या ध्यान देना चाहिए, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, अपने एवं छात्रों के बारे में। जब एक टीचर जो कक्षा में प्रवेश करता है तो उसे जो है बच्चों से सीधे ये नहीं पूछना चाहिए कि बच्चे आपने क्या काम किया है, ये दिखाओ वो दिखाओ, या जो टेस्ट के बारे में जैसे ही से पूछने नहीं लग जाना चाहिए। उससे जो है सर्वप्रथम उनके जो स्वास्थ्य के बारे में इस प्रकार से जो बातें करनी चाहिए, जिससे जो छात्रों और जो टीचर है अध्यापक है उनके बीच जो आपसी संबंध अच्छे हो जाते हैं। तो जो जब एक अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है तो उसे जो अपने एवं छात्रों के बारे में बात करनी चाहिए। नेक्स्ट है, किसी बालक में आत्मरक्षा की उपलब्धि की आवश्यकता का संबंध किससे है। ऑप्शन हमारे बाह्य अभिप्रेरणा से, आंतरिक अभिप्रेरणा से, परिवार से या बालक के व्यवहार से। तो किसी बालक में जो आत्मरक्षा की उपलब्धि की आवश्यकता का संबंध किससे है, तो ये है आंतरिक अभिप्रेरणा से। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, आत्मरक्षा और आंतरिक। दोस्तों, एक ट्रिक ये भी बनती है कि जो यहाँ पर आत्मरक्षा है ये स्वयं से होता है और जो आंतरिक अभिप्रेरणा है ये भी व्यक्ति में स्वयं से ही उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, शिक्षक से समाज को अत्यधिक अपेक्षा रहती है, अतः उसे क्या कहा जाता है। एक जो टीचर होता है, शिक्षक होता है, उसे समाज को अत्यधिक उससे अपेक्षा रहती है, तो उसे क्या कहा जा सकता है। ऑप्शन हमारे समाजपति, समाज कुंभकार, समाज निर्माणकर्ता या समाज पिता। तो एक जो टीचर होता है ये जो है उसे समाज को क्या अपेक्षा रहती है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, एक शिक्षक जो है समाज निर्माण करता होता है, वही जो है छात्र के अंदर समाज
जो सामाजिकता की भावना का निर्माण करता है, उसका जो है सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए जो है समाज को जो है शिक्षक से अपेक्षा रहती है कि वे जो है हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर अच्छे जो है मानवता के गुण जो है उनका निर्माण करें। नेक्स्ट है, छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, तो इस बात का जो निर्णय है ये अध्यापक करेगा और शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है? ऑप्शन हमारे निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या रुचि का सिद्धांत। तो छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, तो इस प्रकार का जो निर्णय अगर अध्यापक करेगा तो यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? तो यह होगा चयन का सिद्धांत। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, चयन करना जो है किसी जो चयन होता है ये चुनना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, चयन का सिद्धांत। नेक्स्ट है, आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? तो आपके विचार में अगर किसी छात्र के अंदर चिंतन शक्ति का विकास करना है तो उसका क्या उपाय हो सकता है? ऑप्शन हमारे छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, छात्रों को स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए या उपरोक्त सभी। तो अगर आपके विचार में एक छात्र के अंदर जो है चिंतन शक्ति का विकास करना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, छात्रों को जो है उनकी समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा या छात्र की कोई समस्या है तो सबसे पहले हमें उसका जो है कारण जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसे जो समस्या है या कारण है किस कारण से है, किस विषय में उसको जो है कोई दिक्कत है, तो उसकी जो समस्या है उसको हमें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों के विद्यालय छोड़ने का क्या कारण हो सकता है? तो ये जो राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण है इसके अनुसार बच्चे के विद्यालय छोड़ने का इनमें से कौन सा कारण हो सकता है? ऑप्शन हमारे विद्यालय के पाठ्यचर्या का जो है निरस्त होना, बच्चे स्वयं कार्य करना चाहते हैं, बच्चों की इच्छा के अनुसार पाठ्यक्रम नहीं है या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण है इसके अनुसार अगर कोई बच्चा जो स्कूल छोड़ता है तो कौन सा कारण हो सकता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, विद्यालय की जो पाठ्यचर्या है उनका जो सिलेबस है उसका निरस्त होना। अगर जो बच्चे के ऊपर जो है हम जो अधिक सिलेबस डाल देते हैं या उनको जो है कठिन विषय दिया जाता है तो बच्चे जो है उससे उबाऊ महसूस करते हैं और उसमें रुचि नहीं लेते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जो बच्चे हैं ये विद्यालय छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है कि, तो शिक्षा का जो ये रुचि का सिद्धांत है ये क्या बताता है? ऑप्शन हमारे शिक्षक को अपने छात्रों को पढ़ाने में रुचि लेनी चाहिए, शिक्षा जो एक शिक्षक है उसको बालक में सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए, यह है शिक्षक को बालक में जो है सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए, रुचि से छात्रों का जीवन संवरता है और छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती वे उसे मन लगाकर नहीं करते हैं। तो अगर शिक्षा का जो रुचि का सिद्धांत क्या बताता है तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, कि जिस कार्य को करने में छात्रों की रुचि नहीं होगी वे उसे मन लगाकर नहीं करते हैं। तो दोस्तों जिस कार्य को करने में एक छात्र को रुचि होती है, उसका मन लगता है जिस कार्य को, उस कार्य को वह खुशी खुशी का होकर करता है और उसे जल्दी भी सीख लेता है। लेकिन जिस कार्य को करने में बच्चे का मन नहीं होता उसमें वह उबाऊ महसूस करता है और उसका मन भी जो उस कार्य में नहीं लगता और वह जो उस काम को नहीं सीख पाता है। इसलिए शिक्षा का जो रुचि का सिद्धांत है बताता है कि छात्र को जिस कार्य में रुचि नहीं है वो उस कार्य को मन लगाकर नहीं करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है ये मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट है हमारा, शिक्षक को अपने विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए।
तो जो एक टीचर होता है उसको जो विषय वस्तु है उसमें नए ज्ञान का जो समावेश है ये करता रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, ऑप्शन हमारे वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके, छात्र कक्षा में शांत रह सके, छात्र शिक्षक की योग्यता का लोहा मान सके या अध्यापक का ज्ञान बढ़ सके। तो जो एक टीचर होता है उसकी जो विषय पढ़ाता है उसमें जो उसे नए नए तरीके या विधियाँ जो है उनका प्रयोग करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, तो वह जो है छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके। तो इससे जो है छात्रों को जो है उबाऊ महसूस नहीं होगा और उनका जो है पढ़ने में मन लगा रहेगा और उनके जो है ज्ञान में वृद्धि होगी। तो इस कारण से जो है एक शिक्षक को जो है अपने जो विद्या है उनमें नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है किंडरगार्टन जो प्रणाली है, इसमें बालक की किस प्रकार के विकास को सैद्धांतिक मान्यता दी गई है। तो ये जो किंडरगार्टन जो पद्धति है, प्रणाली है, इसमें बालक के किस प्रकार के विकास को सैद्धांतिक मान्यता दी गई है। ऑप्शन हमारे तीव्र विकास का सिद्धांत, नियमित विकास का सिद्धांत, स्वतः विकास का सिद्धांत या अनियमित विकास का सिद्धांत। तो ये जो किंडरगार्टन प्रणाली है जिसमें जो बच्चा जो है अपने आत्म उससे खेलता है और स्वयं में जो स्वतंत्र होकर खेलता है, तो इससे जो है किस प्रकार के विकास को सैद्धांतिक मान्यता दी गई है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, स्वतः विकास का सिद्धांत। इसमें जो है बच्चा स्वतंत्र होकर खेलता है और खेलने में जो है या किसी भी काम में जो है आनंद का अनुभव करता है। इससे जो है उसमें स्वतः विकास का सिद्धांत का जो है उसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट है छात्रों को नियमित क्रियाकलाप कराने का उद्देश्य क्या है। तो अगर कोई छात्र है, अगर उनको कोई नियमित हर रोज या कोई क्रियाकलाप कराया जाए तो इससे उनमें क्या वृद्धि होगी। ऑप्शन हमारे उसमें विषय रुचि पैदा करना, उसे अध्ययन में नियमित बनाना, विषय की बेहतर जानकारी के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। जो छात्र होते हैं उनको नियमित क्रियाकलाप कराने का उद्देश्य क्या है, तो इससे जो उनके अंदर ये सभी गुण उत्पन्न होते हैं, उनमें रुचि पैदा होगी, नियमित जो पढ़ने में उनका मन लगेगा और विषय की जो उन्हें अच्छी जानकारी होगी। नेक्स्ट है निबंधात्मक प्रश्नों के स्थान पर वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं, छोटे उत्तर वाले ऑप्शन वाले प्रश्न, ये विद्यालय में क्यों पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन हमारे छात्रों को समय का महत्व दर्शाने के लिए, कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए, ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए या उत्तर पुस्तिका हल करने में आसानी होती है। तो निबंधात्मक प्रश्नों के स्थान पर जो अब ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रयोग क्यों किया जाने लगा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन कम समय में ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, ज़्यादा प्रश्नों का जो उत्तर जानने के लिए। तो जो अब जो है इसी प्रणाली का जो ज़्यादा प्रयोग होने लगा है, जिसमें जो हम बच्चे का जो है विकास के बारे में अधिक जान पाते हैं, उनका अधिक जो मूल्यांकन और सटीक विधि से किया जा सकता है। इसलिए जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है इनका जो प्रयोग है जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इनमें किया जाने लगा है। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास इनमें से किस पर निर्भर करता है। तो वृद्धि और विकास का संबंध इनमें से किससे है, किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन हमारे वातावरण पर, आनुवांशिकता पर, व्यक्तिगत अंतर पर या उपरोक्त सभी पर। तो वृद्धि और जो विकास है ये किस पर निर्भर करते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पर। तो वृद्धि और विकास का संबंध जो है वातावरण से भी है, आनुवांशिकता से भी है और व्यक्तिगत अंतर पर भी है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है बच्चों के व्याकरण का ज्ञान कराना चाहिए क्योंकि। बच्चों को जो है व्याकरण का ज्ञान क्यों कराना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होगा। ऑप्शन हमारे इससे जो है बच्चों का व्यक्तित्व निखरता है, शुद्ध बोलना या लिखना आता है, शुद्ध बोलना या लिखना आता है, व्याकरण से बच्चों में आत्मविश्वास आता है, बच्चों को शुद्ध पढ़ना आता है। तो बच्चे को जो है व्याकरण का ज्ञान क्यों किया जाना चाहिए। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, इससे जो है उन्हें शुद्ध बोलना और लिखना आता है, इसलिए जो है व्याकरण का ज्ञान जो है एक बच्चे को होना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मुख्य विशेषता कौन सी है। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 इसकी मुख्य विशेषता कौन सी है।
ऑप्शन हमारे समानता के लिए शिक्षा, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा या इन सभी के लिए शिक्षा। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986, इसकी जो विशेषता है कि इन सभी को जो शिक्षा मिले, जिसमें सभी को समान रूप से शिक्षा मिले, जो अल्पसंख्यक होता है उनको भी समान रूप से शिक्षा मिले, और जो अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति हैं उनको भी जो समान रूप से शिक्षा मिले। ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली की विशेषता क्या है। तो ये जो बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है, इसका जो विशेषता है, उद्देश्य है, ये क्या है। ऑप्शन है हमारे, इसमें जो है शिक्षण में छात्रों की भागीदारी अधिक होती है, इसमें बालकों को प्रधानता दी जाती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाता है, या ये सभी। तो एक जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, इसकी विशेषता होती है कि इसमें जो है छात्रों की भागीदारिता हो, बालकों को प्रधानता दी जाए और उनकी जो अधिगम प्रक्रिया उस पर भी ध्यान दिया जाए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों पहले जो शिक्षा होती थी ये जो है अध्यापक केंद्रित होती थी, इसमें जो है अध्यापक प्रमुख होता था, और अब जो है ये प्रणाली बदल गई है। अब जो है प्रणाली बाल केंद्रित हो गई है, उनको ध्यान में रखकर ही सिलेबस जो है तैयार किया जाता है, पाठ्य पुस्तकें और जो पाठ्यक्रम है ये एक बालक के अनुसार ही जो है तैयार किया जाता है, जिसमें जो सभी को समान रूप से रखा जाता है। नेक्स्ट है, आजकल छोटे छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी क्या राय है। तो आजकल जो है आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर जो है जो सिलेबस है या जो है इतनी बुक्स लगा दी जाती हैं, तो इससे जो है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन हमारे, छात्र प्रत्येक का अध्ययन नहीं कर सकता है, पुस्तकों के अनावश्यक भार से बच्चों के मस्तिष्क का विकास रुक जाता है, छात्र में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा हो जाती है, या छात्रों के कंधे की हड्डी पर प्रभाव पड़ता है। तो आजकल ये जो है छोटे छोटे बच्चे हैं इन पर भी जो है इतना सिलेबस जो है स्कूलों की तरफ से जो है डाल दिया जाता है, इतना बोझ हो जाता है, तो इससे जो है इनके हानिकारक क्या है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, पुस्तकों के जो अनावश्यक भार से बच्चे का जो मस्तिष्क है उसका विकास रुक जाता है। नेक्स्ट है, किस अवस्था में बच्चा अपने को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण से समायोजित करता है। तो किस प्रकार का वातावरण में बच्चा जो अपने को समायोजित करता है। ऑप्शन हमारे, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अपने को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण से समायोजित कर लेता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, बाल्यावस्था में जो बालक है ये अपने को जो सामाजिक और जो मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है उससे समायोजित कर लेता है। नेक्स्ट है, कोई बालक किसी कार्य को आरंभ कर उसे नियमित बनाए रखता है, वह बालक अभिप्रेरित है। कोई बालक जो अगर किसी कार्य को आरंभ करे और उसे जो निरंतर जब बनाए रखता है तो इससे बालक के अंदर किस प्रकार की अभिप्रेरणा का विकास होगा। तो किससे अभिप्रेरित है। ऑप्शन हमारे, संज्ञान से, अभिप्रेरणा से, अनुशासन से, या आदत से। अगर कोई बालक जब किसी कार्य को शुरू करता है और जब निरंतर बनाए रखता है तो वह बालक अभिप्रेरित है, अभिप्रेरणा से। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, अभिप्रेरणा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अगर आपको हमारे जो क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।